इम्पेयरमेंट लॉस की डेफिनेशन हमने पहले लेक्चर में देख ली थी, जिसमें वी कुड सी कि जब भी एसेट का कैरिंग अमाउंट उसके रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा होगा, इम्पेयरमेंट होगी। रिकवरेबल अमाउंट किसको कहा जाएगा? हायर ऑफ FELCD एंड वैल्यू इन यूज। FELCD कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वैल्यू इन यूज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसको हमने देख लिया। उसके बाद हम आए थे लास्ट लेक्चर में टुवर्ड्स द इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें यह कहा गया कि एक इंडिविजुअल एसेट का रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन होना चाहिए। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल एसेट का रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करना पॉसिबल नहीं है, तो आप जिस ग्रुप से वो एसेट ताल्लुक रखता है, आप उस पूरे ग्रुप का CGU बनाएंगे और एक साथ इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे। अगर उस CGU की कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से कम है तो पलट जाओ, लेकिन अगर उस CGU की कैरिंग वैल्यू ज़्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट कम है तो इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज होगा। किस सीक्वेंस में होगा? पहला, सबसे पहले गुडविल को उड़ा देंगे। अगर गुडविल खत्म हो गई लेकिन इम्पेयरमेंट लॉस अभी भी रह गया, तो वो रिमेनिंग एसेट्स के ऊपर प्रोरेटा ऑन द बेसिस किया जाएगा। CGU के अंदर मौजूद अगर कोई ऐसे एसेट्स हैं जो IAS 36 के स्कोप से बाहर है, मिसाल कोई फाइनेंशियल एसेट्स है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू है, अगर कोई इन्वेंट्री है, अगर रिसीवेबल्स है, कैश है, उनको हम साइड कर देंगे, बिकॉज उनको इम्पेयर करने का अख्तियार हमें नहीं है। बाकी कोई इंटेंजिबल एसेट्स हैं, कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, या कोई भी ऐसे एसेट्स हैं जिसको हम इम्पेयर कर सकते हैं अंडर IAS 36, तो उन पे प्रोरेटा ऑन द बेसिस करेंगे। प्रोरेटा ऑन द बेसिस की वजह से किसी भी एसेट की कैरिंग वैल्यू उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल से नीचे नहीं जानी चाहिए, या वैल्यू इन यूज से नीचे नहीं जानी चाहिए, या जीरो से नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज दोनों डिटर्मिनेबल है, तो दोनों का जो हायर ऑफ होगा उससे नीचे नहीं जानी चाहिए। सो व्हाट वी ऑब्जर्व कि पहले हम अपनी तरफ से लॉस एलोकेट करके देखेंगे। अगर लॉस उस लिमिट से ज्यादा हो रहा है तो हम रोक देंगे, और जो रिमेनिंग लॉस होगा वो रिमेनिंग एसेट्स के ऊपर प्रोरेटा ऑन द बेसिस कर दिया जाएगा। अब तक IAS 36 के मेन एरियाज हम निकाल चुके हैं। एक छोटा सा एरिया जो F7 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वर्थ डिस्कसिंग है, यहाँ के लिए ना सही आगे के लिए ही सही काम में आएगा। दैट इज रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। फायदा नहीं करवा सकता लेकिन नुकसान को रिवर्स कर सकते हैं। अगर कोई जख्मी एसेट है, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे, मतलब कोई एसेट जो पास्ट में इंपेयर हुआ है। जिस तरह आप किसी भी एसेट को डायरेक्टली जाके टेस्ट फॉर इंपेयरमेंट नहीं करते हैं, पहले इंडिकेशंस देखते हैं, ठीक उसी तरीके से पहले यहां भी इंडिकेशंस देखी जाएंगी कि कहीं वो इंडिकेशंस रिवर्स तो नहीं हो गई हैं, मार्केट वैल्यूज डिक्लाइन होने की बजाय कहीं वापस बढ़ तो नहीं गई हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बजाय वापस गिर तो नहीं गया, टेक्नोलॉजी इकोनॉमी मार्केट के अंदर या लॉस के अंदर नेगेटिव चेंजेस के बजाय कोई पॉजिटिव चेंजेस तो नहीं आ गए, मार्केट कैपिटलाइजेशन कहीं नेट एसेट से कम तो नहीं होगी, इनफैक्ट बेहतर तो नहीं होगी वापस। यू अगर कोई भी इंडिकेशन आपको रिवर्स होते हुए नजर आए तो यू विल अगेन डिटरमिन द रिकवरेबल अमाउंट द जख्मी एसेट। अब ऐसा पॉसिबल है कि जितने पे ये दिख रहा है जो उसकी कैरिंग वैल्यू है, दैट इज कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट, और जो रिकवरेबल अमाउंट है वो उससे बेहतर हो जाए। वैसे तो मैं आपको 100 बार बोल चुका कि जब भी कैरिंग वैल्यू से रिकवरेबल अमाउंट बेहतर हो फोन कर देना, बात नहीं करना। लेकिन अगर कोई एसेट इंपेयरमेंट की वजह से गिरा हुआ है और अब उसका रिकवरेबल अमाउंट बेहतर है, तो जो लॉस है हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। जब लॉस हुआ था तो उसको रिकॉग्नाइज कैसे किया था? डेबिट किया था प्रॉफिट लॉस के अंदर और क्रेडिट किया था एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट। और यह पढ़ा था कि अगर कोई रीवैल्यूड एसेट है जिसका सरप्लस पड़ा हुआ है तो उसका नुकसान सीधा प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा, बल्कि सरप्लस से डेबिट होगा और क्रेडिट हो जाएगा एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट के अंदर। अगर रिकवरेबल अमाउंट वापस बेहतरी की तरफ आ जाता है, रिकवरेबल अमाउंट वापस इंप्रूव हो जाता है, तो जो नुकसान आपने दिखाया था उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर होगा कि नुकसान किसी और साल में गया था
और नुकसान का खमियाजा, उसकी कंपनसेशन, उसकी करेक्शन किसी और साल में हो रही है। ऐसा मुमकिन है कि इंपेयरमेंट 2019 में हुई थी और रिकवरेबल अमाउंट बेहतर 2022 में हो रहा है, लेकिन आप रेट्रोस्पेक्टिव नहीं जाएंगे। नुकसान 2019 को मुबारक, फायदा 2022 को मुबारक। इसको हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। दैट्स इट फॉर F7। लेकिन पहली शर्त कि अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट की वजह से कभी भी रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट? हम एसेट को अगर प्रेजेंट वैल्यू पे दिखाएं, लायबिलिटी को अगर प्रेजेंट वैल्यू पे दिखाएं, तो ग्रेजुअली हम इसको कंपाउंड करते जाते हैं। मिसाल, प्रोविजन फॉर साइट रिस्टोरेशन या डिसमेंटलिंग कॉस्ट, पहले तो आप उसको प्रेजेंट वैल्यू पे दिखाते हैं, लेकिन हर साल जब उसको आप फाइनेंस कॉस्ट वापस ऐड बैक करते जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। अब मेरी मिसाल समझिएगा। से फॉर इंस्टेंस एक एसेट जिसकी कॉस्ट 4.3 मिलियन डॉलर्स थी, ऑन 1 अक्टूबर 2016 तब खरीदा गया था, और उस दिन पे उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ was how long? 10 years. And 300,000 थी उसकी रेसिडुअल वैल्यू। से ऑन 30th September 2009 some indications trigger need for impairment test। उस दिन पे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट was 2.8 million, and transaction cost is 4% of fair value। से हमने उसके बाद कैलकुलेट किए एस्टिमेटेड कैश फ्लोज। कॉस्ट ऑफ एसेट 4.3 मिलियन, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 years एंड एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू 300,000। 30 सितंबर पे हमें ऐसा आइडिया होता है कि शायद कोई इंडिकेशंस मौजूद है और जिसकी वजह से हमें उसका इम्पेयरमेंट टेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है। आप कब कर रहे हैं इम्पेयरमेंट टेस्ट? ऑन 30th September 2019। ये एसेट की एक्विजिशन के कितने दिन बाद है? 3 years later। पहले आप मुझे बता सकते हैं एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना होगा? अगर हम स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट करते हैं तो वील बी डेप्रिशिएटिंग एसेट ईच ईयर बाय 12 लाख, सॉरी 4 लाख, और 3 साल गुजर चुके हैं। सो द कॉस्ट ऑफ द एसेट वुड बी 4.3 million माइनस accumulated depreciation so far would be 1.2
2 मिलियन, और एसेट आज दिख रहा होगा कितने पे? 31 लाख पे। यह है इसका कैरिंग अमाउंट। इंपेयरमेंट टेस्ट का मकसद हम इसको कंपेयर किससे करेंगे? रिकवरेबल अमाउंट से, एंड रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। तो पहले हमने रखा एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। इस सवाल में मैंने एसेट की फेयर वैल्यू कितनी बताई है? 28 लाख, और ये कहा है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो फेयर वैल्यू का 4% है। तो से अगर हम किसी ब्रोकर के थ्रू, किसी एजेंट के थ्रू ये चीज बेचते हैं तो वो हमसे 4% उस पर कमीशन चार्ज कर लेगा। सो फेयर वैल्यू इज 2.8 मिलियन माइनस द कमीशन इज 112,000, 112,000। यू एसेट की FELCD कितनी है? 26,88,000। इंपेयरमेंट है? अभी कुछ कह नहीं सकते बिकॉज ये सिर्फ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है। सो वी हैवंट बीन एबल टू डिटरमिन द रिकवरेबल अमाउंट येट। दूसरा हमें चाहिए वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज इज डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड कैश फ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज एंड इट्स अल्टीमेट डिस्पोजल। हमने ये देखा कि ये एसेट का जो एस्टिमेटेड कैश फ्लो है वो हर साल कितना है? 564,054। पहले हम इसको देख लेते हैं। दिस वुड बी फ्रॉम 1 to कितने साल बाकी हैं? बाकी 7, बिकॉज एसेट की टोटल लाइफ कितनी थी जिसमें से हम गुजार चुके हैं 3, अभी एसेट चलेगा 7। तो 1 to 7, 7 साल तक एसेट हमें बेनिफिट देगा कितना? 5,64,054, और डिस्काउंट रेट कितना बताया गया है? 10%। 10% 7 साल, एन्युटी फैक्टर 4.868। इसको कैलकुलेटर में ऐसा का ऐसा रहने देना, डोंट राउंड इट ऑफ देयर, जैसा है वैसा रहने दो, और उसको मल्टीप्लाई कर दे 564,054 से। राइट, 27,46,000। चलो राउंड अप कर लेते हैं 050। इज दिस द वैल्यू इन यूज? स्टिल इनकम्प्लीट। अल्टीमेट डिस्पोजल, हम 7वें साल के आखिर में एसेट को बेचेंगे। कितने का बिकने वाला है? 3 लाख, और मैंने कहा दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी सेम, जो हमने कहा था 3 लाख। दैट मीन्स यू विल बी गेटिंग 300,000 बाय एंड ऑफ 7th ईयर। 10% 7वां साल डिस्काउंट फैक्टर 0.513, 0.513 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, 1,53,000। दोनों को प्लस करें, 29 lakh, fair. So the carrying value is 3.1 million and recoverable amount is 2.9 million. Are we supposed to depreciate the asset? Sorry, impair the asset? Yes. By how much? 31 और 29, 2 लाख से हम एसेट को कर देंगे इम्पेयर। ये बात होगी अब तक जो हमने IAS 36 में सिंपल पढ़ी है। होता यूं है कि हमारी कंपनी यूज करती है एग्जैक्टली सेम कैश फ्लोज टू चेक reversal of impairment
एट 30th September 2020। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन में इजाफा कर रहा हूं। अब कंपनी ने क्या किया, एग्जैक्टली सेम कैश फ्लोज यूज किए हैं, लेकिन अब हम खड़े कहां पे हैं, अब हम एक साल आगे आ गए हैं, यानी जो ईयर 1 था वो ईयर 0 बन चुका है। सही कह रहा हूं, जो एक साल बाद आना था वो आज हो चुका है, क्योंकि मैं एक साल आगे आ चुका हूं। अब मैं इसको ईयर 1 to 7 नहीं कहूंगा, बल्कि इसको 0 to 6 कहूंगा। यू समझते, एडवांस में कैश फ्लोज है। पहले मैं कहां पे खड़ा था, 30th September 2019 पे। अब मैं कहां पे खड़ा हूं, आई एम यूजिंग एग्जैक्टली सेम कैश फ्लोज। देखिएगा, अब मैं 1 to 7 नहीं लूंगा, बल्कि 0 to 6 लूंगा। आपने पढ़ा होगा ना, एक एन्युटी ड्यू होती है और एक ऑर्डनरी एन्युटी होती है। सो दिस इज नॉट सपोज टू अकर इन ईयर 1, बट पहला कैश फ्लो आ जाना है इमीडिएटली। मैंने कैश फ्लोज कौन से यूज किए, बिल्कुल एग्जैक्टली वही यूज किए, 5,64,054, क्योंकि ये एडवांस में है। अब मैं इसमें 7 साल का एन्युटी फैक्टर नहीं लगा सकता, 6 साल प्लस 1, ईयर 0 इज 1, ऐसा करते हैं ना प्लीज। 10% 6 साल का एन्युटी फैक्टर, प्लस 1 कर दें, रहने दो एज इट इज जैसा कैलकुलेटर पे है। मल्टीप्लाई करें 564,054 से, 30,20,656 से 60, इसको कैप पे राउंड, सीलिंग पे राउंड ऑफ करते हैं। और 6 साल के बाद, आज से 6 साल के बाद आपको मिलने हैं 3 लाख। और 6 साल बाद का 10% का डिस्काउंट फैक्टर कितना होगा, 564, ओके, मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, 169,342, ओके 40, प्लस कर दें दोनों को, $20,000, bingo, the impairment has reversed। पिछले साल इसका वैल्यू इन यूज कितना था, 29 लाख, और अब इसका रिकवरेबल अमाउंट कितना है, 31,90,000। पूरा का पूरा नहीं जाएगा। राइट, पहला पॉइंट कि पिछले साल इंपेयर एसेट हुआ कितने से था, 2 लाख से। अगर हम कैरिंग वैल्यू थोड़ी देर के लिए वही अज्यूम कर लें, थोड़ी देर के लिए, तो एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी है, 31 लाख, और एसेट आ गया 31,90,000 पे, तो 90,000 बेहतर हो गया। लेकिन क्या एसेट का रिकवरेबल अमाउंट वाकई में इंप्रूव हुआ है या फिर अनवाइंड हुआ है? अनवाइंड का मकसद समझना। 1 साल पहले वैल्यू इन यूज कितनी थी, टाइप करो 29 लाख, लिखो 29 लाख, इसको 10% कंपाउंड कर दो, मल्टीप्लाई बाय 1.1, कितना है, पागल बना रहा है। वैल्यू इंप्रूव नहीं हुई है, ये 1 साल आगे आने की वजह से 10% कंपाउंडिंग हो गई है। सो दिस इज अनबाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, देयर इज नो इंप्रूवमेंट इन रिकवरेबल अमाउंट। और IAS 36 को पहले ही पता था कि ये चिरांत करेगा, तो उसने पहला नोट क्या डाल दिया, नो रिवर्सल ड्यू टू अनबाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। तो प्रॉफिट लॉस में कितना जाएगा, ठेंगा, कुछ भी नहीं। मतलब कौन सी रिवर्सल, बिकॉज दिस इज नो बेटरमेंट, दिस इज नो इंप्रूवमेंट। हाँ, अगर आप कैश फ्लोज चेंज करते हैं,
कहते कि भाई अब एसेट से ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, उसकी स्क्रैप वैल्यू बढ़ गई है, वो ज्यादा यूनिट्स बनाएगा, उसकी कीमतें हमने बढ़ा दी हैं, उसकी कॉस्ट हमने कम कर दी है, या डिस्काउंट रेट कम हो गया है, कुछ तो हेलो 10% भी वही का वही, कैश फ्लोज भी वही के वही, इंप्रूवमेंट, हाथ की सफाई है। क्या इसको हम रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट मानेंगे? नो। तो ये समझ में आ गया, नो रिवर्सल ड्यू टू अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। तो अगर F7 एज आई सेड के अब जो मैं बता रहा हूं वो शायद F7 के लेवल पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन दिमाग में बैठा होगा ना तो हम अच्छे से खेल सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे सवाल में कह दिया कि कंपनी ने एग्जैक्टली सेम कैश फ्लोज यूज किए और सेम डिस्काउंट रेट यूज किया और ये देखा कि कंपनी की वैल्यू, एसेट की वैल्यू इन यूज इंप्रूव हो गई है, लिहाजा अकाउंटेंट कह रहा है कि मैं इसको प्रॉफिट लॉस में इनकम दिखा दूं, तो हम अकाउंटेंट का हाथ पकड़ के बोलेंगे किसी और को बनाना। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। नेक्स्ट, थोड़ा दिमाग पे जाने में टाइम ले सकती है ये चीज। द इंक्रीज्ड कैरिंग अमाउंट ड्यू टू रिवर्सल should not be more than what the depreciated historical cost would have been had the impairment not been recognized। उर्दू तर्जुमा, किसी भी एसेट का रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट की वजह से कैरिंग अमाउंट उस अमाउंट से ऊपर नहीं जाना चाहिए जो कि होता अगर इंपेयरमेंट ना होती। फिर भी आसान ना हुआ। अगर एसेट जिंदगी में कभी इंपेयर ना होता, कभी भी ना होता, हम अपनी जिंदगी से वो ब्लैक डे निकाल देते हैं जिस दिन हमने इंपेयरमेंट का झटका लिया था, तो एसेट आज किस कैरिंग वैल्यू पे होता? ठीक है, तो उसको हम कहते हैं द हिस्ट्रिकल डेप्रिशिएटेड हिस्ट्रिकल कॉस्ट दैट वुड हैव बीन, या कैरिंग वैल्यू दैट वुड हैव बीन हैड द एसेट नॉट इंपेयर्ड। कि अगर एसेट इंपेयर ना होता तो जो कैरिंग वैल्यू उसकी होती, एसेट रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट की वजह से कभी भी उससे ऊपर नहीं जा सकता। मिसाल देख लेते हैं। पता यूं चलता है कि 30 सितंबर 2021 पे हमने इसी एसेट का रिकवरेबल अमाउंट दोबारा डिटरमिन किया, जो कि 25,35,000 था, $2,535,000 था। कब डिटरमिन किया है? 30 सितंबर 2021। हम ये चेक करना चाहते थे कि कहीं एसेट की इंपेयरमेंट रिवर्स तो नहीं हुई, अगर हुई है तो रिवर्स कर लेंगे। चेक कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट 30 सितंबर 2021। बराए करम मुझे यह बताएं कि इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी होगी। समझ जाते हैं, ध्यान से देखना। कॉस्ट एसेट की कितनी है? 43। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आपकी आसानी के लिए मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ता हूं। एस प्री इंपेयरमेंट एंड पोस्ट इंपेयरमेंट। जब तक एसेट इंपेयर ना हुआ था, ऐसे अच्छे दिन कितने अरसे तक चले थे? 3 साल तक आप एसेट को 4-4 लाख से डेप्रिशिएट करते आ रहे थे। तो इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिफोर इंपेयरमेंट कितनी है? 12 लाख। और आप
याद कर सकते हैं कि उस स्याह दिन पे एसेट की कैरिंग वैल्यू 31 लाख थी, लेकिन उस दिन एसेट को 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ, इंपेयरमेंट। नतीजा ये निकला कि एसेट आ गया 29 लाख पे। सही कह रहा हूं? उसकी वैल्यू इन यूज पे आ गया, रिकवरेबल अमाउंट 29 लाख थी, अब एसेट आ गया 29 लाख पे। चौथे साल में एसेट कितने से डेप्रिशिएट होगा? सेम 4 लाख से, राइट। 29 लाख माइनस एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू 3 लाख, 26 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ 7 years, फेयर 3,71,430। और फिर कितने साल गुजर चुके हैं इस डेप्रिसिएशन पे? 2 और, 2020 एंड 2021 के आखिर में खड़े हैं। इन दोनों को प्लस कर दें, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, 3,70,000 जो भी आपने मुझे बताया, 7,42,860, चले मेक सेंस, 860 मुनासिब। तो बिफोर इम्पेयरमेंट वी वर डेप्रिशिएटिंग द एसेट ऑन इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट, and after impairment we are depreciating the remaining carrying value over the remaining useful life. आज एसेट की नेट बुक वैल्यू कितनी होगी? 23 लाख, इनफैक्ट सॉरी, उसके अलावा हम माइनस करते हैं इसमें से अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट भी। एसेट इंपेयर कितने से हुआ था? 2 लाख से। वो मैंने कब माइनस किया? यहां से नहीं किया ना माइनस। एसेट इंपेयर हुआ था बाय 200,000। अब बताओ एसेट कितने पे होगा? 29 से 31 से 29 पे लाए थे, हाँ ना? वो हमने यहां नहीं माइनस किया हुआ ना, यू कैन सी है। मैंने, हाँ, मैंने इसको उठाया 43 से -12 लाख है, फिर इसमें से ये माइनस किया है। या एक काम कर सकते थे हम, 29 लाख में से सिर्फ ये माइनस करते हैं, 29 लाख उठाता और उसमें से सिर्फ ये वाली माइनस करता। पुरानी वाली डेप्रिसिएशन तो वैसे ही डिडक्टेड है, करके दिखाता हूं। पहले ये बताओ, 140, 21,57,140। आप एक काम करें, आप देखें कि एट द डेट ऑफ इम्पेयरमेंट आपकी कैरिंग वैल्यू कितनी थी? 31 लाख। 31 में से 2 इम्पेयरमेंट के माइनस कर दें, 29 लाख। अब इस 29 लाख में से पिछले 3 साल की डेप्रिसिएशन भी डिडक्टेड है और इम्पेयरमेंट भी डिडक्टेड है। अब आप सिर्फ 29 लाख में से ये माइनस करें, 2 सालों की डेप्रिसिएशन, 21,57,140 सेम आ गया ना? अच्छा, और क्या बताया है कि रिकवरेबल अमाउंट कितना है? रिकवरेबल अमाउंट एज पर द क्वेश्चन इज $2,535,000। अगर हम ऐसा करते हैं तो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट कितनी हो रही है? हाउ मच इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू? 3,77,800। पहला तो आपका दिमाग ये काम करेगा कि जब नुकसान ही 2 लाख का हुआ था तो फायदा इतना कैसे? पहला तो आपका दिमाग ये कहेगा कि जब नुकसान ही 2 लाख का हुआ तो फायदा इतना ज्यादा। सर IAS 36 तो फायदा कर रहा है, फायदे की बातें कर रहा है, तो चमत्कार हो गया। तो मैंने कहा एक लिमिट है। अब 2 लाख की लिमिट नहीं है कि 2 लाख से ज्यादा फायदा नहीं कर सकता। मैंने कहा कि अगर एसेट जिंदगी में कभी ये स्याह दिन ना देखता, अगर एसेट जिंदगी में कभी
इंपेयर ना होता तो आज कितने पे होता? भूल जाओ ये बीच का इंपेयरमेंट लॉस। एसेट कितने में खरीदा था? 43 लाख में। हर साल बड़े पीसफुली कितने अमाउंट से उसको डेप्रिशिएट कर रहे थे? 4 लाख से। यू कितने साल गुजर चुके हैं? 5, 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल गुजर चुके हैं। तो 5 साल में हम एसेट को कितने से डेप्रिशिएट करते? 20 लाख से। 43 लाख को अगर 20 लाख से माइनस करते तो 23 लाख। इसको हम कहते हैं ओरिजिनल कैरिंग वैल्यू, या जिसको आईएएस स्टडी 6 ने क्या लिखा? डेप्रिशिएटेड हिस्टोरिकल कॉस्ट दैट वुड हैव बीन इफ द इंपेयरमेंट हैड नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड। कि अगर इंपेयरमेंट रिकॉर्ड ना करते तो आज एसेट कितने पे होता? तो ये आपने मुझे बताया कि इट इज 4.3 मिलियन कॉस्ट माइनस 2 मिलियन की डेप्रिसिएशन। ये है नहीं, ये होती। लिहाजा आज एसेट मैक्सिमम कितने पे आ सकता था? 23 लाख में। और आपकी रिवर्सल उसको कहां पहुंचा रही है? हम बोलेंगे माजरत, लेकिन हम एसेट को 23 लाख से ऊपर नहीं जाने दे सकते, क्योंकि अगर आईएएस 36 ने एसेट को 23 लाख से ऊपर भेज दिया तो गुना मेरे सर आएगा और लोग मेरे मुंह पे थू थू करेंगे कि ये फायदा तूने करवाया। अगर तुम बीच में ना आते तो एसेट की मजाल ही नहीं है कि वो 23 लाख से ऊपर जा सकता था। लेकिन एसेट को 25 लाख 35 हजार पे भेजने वाले तुम। मैंने कहा मैं नहीं भेज रहा। तो मिसाल मैं आपकी अप्रोच पे आता हूं। स्टूडेंट का दिमाग एक बात को समझ के बैठा है कि 2 लाख से ज्यादा फायदा नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं 2 लाख भी लिमिट नहीं है। चले मान लिया अगर मैं एसेट को 2 लाख रुपए तक, हालांकि फायदा तो 3 लाख कुछ है ना, लेकिन मैं कहता हूं 3 लाख फायदा मरवाओगे क्या? मैंने जब नुकसान ही 2 लाख किया है तो रिवर्सल भी 2 लाख कर सकता हूं। अगर मैं इसमें 2 लाख प्लस करता हूं तो एसेट चला जाएगा 23,57,000 पे। फिर भी 57,140 रुपए की तो थू होगी ना, क्योंकि अगर तुम बीच में ना आते तो एसेट 23 लाख से ऊपर जा ही नहीं सकता था। लेकिन आपकी वजह से, आपकी मेहरबानी कि एसेट 23,57,000 पे दिख रहा है। देखो मैंने और क्या किया। जहां इंपेयरमेंट ने एक नुकसान दिया वहां इंपेयरमेंट ने एक फायदा किया। पूछो कौन सा? डेप्रिसिएशन का। आप एसेट को हर साल कितने से डेप्रिशिएट कर रहे थे? 4 लाख से। लेकिन इंपेयरमेंट की वजह से चौथे और 5वें साल में 4-4 लाख की डेप्रिसिएशन ना हुई, 3,70,000 कुछ की हुई। कितनी की थी? 3,70,930 नहीं, 3,71,430। जबकि ओरिजिनल डेप्रिसिएशन कितनी थी? 4 लाख। ये 4 लाख से कितनी कम है? माइनस 4 लाख, 28,570 आपने अंडर डेप्रिशिएट किया। कितने साल तक? 2 साल तक। इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, 57,140। ये यही अमाउंट है जिससे एसेट ओवर वैल्यू हो रहा है। अगर मैं आपकी बात मानता हूं कि मैं फायदा तो नहीं, नुकसान को उतना ही रिवर्स कर सकता हूं जितना मैंने नुकसान किया था, तो भी मैं आईएएस 36 के हाथ चूमूंगा कि तुमने फायदा करवाया। लेकिन आईएएस 36 कभी भी ये लानतान अपने सर नहीं ले सकता कि मैंने फायदा करवाया। लिहाजा हम एसेट को रिवर्स मैक्सिमम उस नुकसान तक नहीं कर सकते, वो नुकसान माइनस रिड्यूस डेप्रिसिएशन तक कर सकते हैं। नुकसान कितना करवाया था? 2 लाख। 2 लाख में से माइनस करो ये 57,000 जो आप मुझे अमाउंट बता रहे थे, 57,140। 1,42,000। ये ज्यादा से ज्यादा रिवर्स करवा सकता हूं आपके लिए, ये भी आपके लिए। अब देखना भाई, मेरे एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी है? 21,57,140। और पता चला कि एसेट हवा में उड़ रहा है, 25-35 पे पहुंच गया। तो आईएएस 36 ने कहा कि अगर फायदा करवाना हो ना तो जाके 16 के पास जाओ, 40 के पास जाओ, मेरे पास नहीं आओ। अगर उसकी फेयर वैल्यू और रिवैल्यूएशन हो तो करवाना मैं नहीं करूंगा। तो हमने कहा चले भाई, जो आपने नुकसान दिया था उसको तो ठीक करो। तो उसने कहा हाँ वो मैं कर सकता हूं। तो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट कितनी हो सकती है? आप इस और इस पे रखेंगे एसेट को, इन दोनों का डिफरेंस कितना है?
सुना सुना लग रहा है ये अमाउंट कितना है? 1,42,060। थोड़ी देर पहले भी था, आपने मुझे यही बताया था, लेकिन कैलकुलेट आपने दूसरे तरीके से किया था। दैट वाज 2 लाख माइनस 2 साल की रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन। तो IAS 36 ने जो नुकसान किया था वो पूरा वापस नहीं करेगा, जो फायदा करवाया था वो भी वापस करवाएगा। बिकॉज अगर IAS 36 बीच में ना आता तो इन 2 सालों को 4-4 लाख की डेप्रिसिएशन भरनी थी, लेकिन आपने 3,71,000 कुछ की भरी। जो अंडर डेप्रिशिएट किया आपने एसेट को वो मेरे बदौलत 2 साल, 2 लाख में से उसको काटो, बाकी रिवर्स कर सकते हो, लेकिन ये मैक्सिमम है। अगर कहता है कि एसेट का रिकवरेबल अमाउंट 22,60,000 है, ठीक है, मिसाल के तौर पे कहता है कि एसेट का रिकवरेबल अमाउंट 22,60,000 है, तो जाके बैठ नहीं जाना 23 लाख पे। ये मैक्सिमम है। जब एसेट का रिकवरेबल अमाउंट 23 लाख है ही नहीं तो आप उसको 23 लाख पे क्यों लेके जा रहे हैं? आप उसको 22,60 तक लेके आ जाए। लेकिन होशियार बाश, ये 22,60 उस ओरिजिनल कैरिंग वैल्यू से ज्यादा तो नहीं है, नहीं बोलेंगे आप वो 23 है, ये 22,60 है, मैंने फिर रिवर्स कर दो, मसला नहीं है। देखो इस केस में रिवर्सल कितनी होगी? पहले केस में 1,42,860 और दूसरे केस में रिवर्सल कितनी होगी? 1,02,000। पक्का? 1,08,000। इन दोनों का डिफरेंस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? 1,02,860 होना चाहिए। 1,02,000 ठीक हो गया। ये आप इंपेयरमेंट रिवर्स करेंगे, ये मैक्सिमम है। अगर रिकवरेबल अमाउंट 23 लाख से ऊपर फैला तो हम उसको 23 पे रोक देंगे, अगर 23 से नीचे है तो बिस्मिल्लाह। याद रखो इसने क्या कहा है? द इंक्रीज्ड कैरिंग अमाउंट ड्यू टू रिवर्सल कैन नॉट बी मोर देन, यानी वो 23 लाख से ऊपर नहीं जा सकती, नीचे है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। Then the original historical depreciated cost that would have been had the asset not impaired. Easy. Next, reversal is recognized to profit or loss. Yes, obviously, अगर नुकसान प्रॉफिट लॉस में गया था तो फायदा ना बोलो, नुकसान की कंपनसेशन भी प्रॉफिट लॉस में जाएगी, अनलेस रिलेट्स टू अ रिवैल्यूड एसेट। अगर इंपेयरमेंट आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस से उड़ाई थी तो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट भी वापस रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल देंगे। अलाउड ही नहीं है। फायदा तो भाई मैं मरते मर जाऊंगा, IAS 36 नहीं करवाएगा, खत्म हो जाएगा यहां पे, लेकिन फायदे की बात ना करो मुझसे। फायदा 16 करवाए तो करवा देना, 38 करवाए तो करवा देना, 40 करवाए करवा देना, मुझसे फायदे की तवक्को रखने वाला मुंह की खाएगा। नेक्स्ट, एडजस्ट डेप्रिसिएशन फॉर फ्यूचर पीरियड्स। मिसाल, अब आप एसेट को कितने से डेप्रिशिएट करेंगे? 23 लाख माइनस 3 लाख डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ 5 साल, वापस जितना दी वापस आ गई तो वापस 4-4 लाख। लेकिन अगर मैं यहां पे रुक जाता तो मैं 2260 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 साल करता, बिकॉज आई विल बी एडजस्टिंग द डेप्रिसिएशन फॉर द फ्यूचर पीरियड्स। अब मैं 4-4 लाख से डेप्रिशिएट करूं जरूरी नहीं है, लेकिन 4 लाख से ज्यादा डेप्रिशिएट भी नहीं कर सकते हो, फिर वो तो तब होगा जब मैं फायदा करवाऊं। हाँ, बिकॉज अब आपका एसेट कितने पे आ जाएगा? मिसाल यहां पे था ना, तो मैंने आपको रिवर्सल कितनी अलाउ की? मैंने अलाउ की 1,42,860 प्लस कर दे इसमें, तो एसेट कितना होगा? आप 25-35 के पर तोल रहे थे, लेकिन मैंने काट दिए पर,
मैं कहा इतना नहीं उड़ो, जितना लिमिट है उस पे आओ, तो आप 23 लाख से ऊपर जा ही नहीं सकते। अब क्योंकि आपकी रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट की वजह से एसेट 23 लाख पे बैठा हुआ है, आप उसको रिमेनिंग लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट कर दें, और जरूरी नहीं है कि ये 23 पे जाए। अगर इसका रिकवरेबल अमाउंट 23 से नीचे आता है तो मैं उसी पे रखूंगा। ऐसा नहीं कि 2 रुपए बेहतर होने पे पूरे 1.5 लाख रुपए वापस कर दूं, है ना। अगर रिकवरेबल अमाउंट कोई 10-12 हजार रुपए प्लस हो जाए तो मैं पूरा 1,40,000 का रिवर्सल तो नहीं मार दूंगा ना, 42 का मैं उतना ही मारूंगा। तो यहां पे लिमिट 1,02,000 जो रिवर्सल है वो 1,02,860 की है। इसको आप माइनस करेंगे 3 लाख जो रेजिडुअल वैल्यू है, डिवाइड कर देंगे रिमेनिंग लाइफ 5 साल से। आखिरी बात, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस फॉर द गुडविल इज प्रोहिबिटेड। गुडविल एक बार इंपेयर हो गई, वो वापस बहाल नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। लिहाजा गुडविल एक बार गई तो गई। वैसे इसमें टेक्निकलिटीज है। क्या आप गुडविल की इंपेयरमेंट कैसे करते हो? सीजीयू बनाते हैं। तो सीजीयू की अगर कैरिंग वैल्यू ज्यादा थी, रिकवरेबल अमाउंट कम था, तो आपने गुडविल को उड़ाया, फिर प्रॉपर्टी को उड़ाया, फिर प्लांट को उड़ाया, फिर मोटर व्हीकल्स को उड़ाया। अब ये सीजीयू 2 साल बाद वापस दुरुस्त हो जाए तो बोलूंगा किसको कितना देना है। अब उसी तरीके से आप प्रोरेटा की तरफ से एसेट्स को वापस बेहतर करते जाओगे। मोटर व्हीकल्स को वापस देंगे, प्रॉपर्टी को वापस देंगे, प्लांट्स को वापस देंगे, लेकिन कोई भी एसेट अपनी ओरिजिनल कैरिंग वैल्यू से ऊपर नहीं जा सकता। फिर बोलेंगे अभी और बच गया, तो पहले पहले मरा कौन था? देखो जख्मी है ना, वो सेहतमंद हो सकता है, लेकिन मरा हुआ वापस नहीं आ सकता। और गुडविल अगर जख्मी भी हो तो लाइलाज है, वो वापस बहाल नहीं हो सकती। अगर गुडविल मिसाल के तौर पे 20 लाख की थी और उसमें से 8 लाख इंपेयर हुई, बाकी किसी एसेट्स पे आंच भी ना आई, क्योंकि बर्दाश्त कर गया पहला पहला सिपाही, 12 लाख रुपए पे ये जख्मी पड़ा हुआ है। कल को अगर उस सीजीयू की रिकवरेबल अमाउंट बेहतर भी हो जाती है तो गुडविल 12 से 1 रुपया भी प्लस नहीं जा सकती, ये 12 पे पड़ी रहेगी। तो ये याद रखें कि रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल इज प्रोहिबिटेड बिकॉज दिस साउंड्स लाइक इंटरनली जनरेटेड गुडविल। ये हाथ की बनाई हुई लग रही है, हाँ, और वो रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट, गई हुई गुडविल को वापस लाना इंटरनली जनरेटेड गुडविल बनाने जैसा है, जो कि वापस नहीं आ सकता। अब वही रिकॉर्ड करेगा, करेक्ट, यू आर राइट। अब अगर मैं इस सब्सिडरी को बेच दूं और कोई और इस सब्सिडरी को खरीदे तो मैं तो गुडविल से ही हाथ धो बैठा, अब वही रिकॉर्ड करेगा जिसने खरीदी। लेकिन मेरे पास ये गुडविल वापस बहाल नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। कोई और सब्सिडरी खरीद लो, उसकी गुडविल दे देना, लेकिन इस वाली सब्सिडरी की गुडविल अब वापस नहीं आ सकती। मुनासिब है? दैट्स इट, आइए स्टडी 6।